हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में अब तेजी से बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में बनेगी हीट वेव की स्थिति। झारखंड में अब गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। सोमवार की सुबह से ही धूप तेज रही और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। लोग छाता लेकर और चेहरे को कपड़े से ढककर बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूरे राज्य में मौसम साफ और सूखा रहा। मंगलवार को भी मौसम ऐसा ही रहा। अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। 23 और 24 अप्रैल को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। 25 और 26 अप्रैल को इन्हीं जिलों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। गर्मी और तेज धूप के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। खासकर सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाने वाले, सब्जी फल बेचने वाले और दिहाड़ी मजदूरों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोपहर में इतनी गर्मी हो रही कि लोग घरों से निकलने से बच रहे और बाजारों में सन्नाटा छा रहा। रांची के हरिओम टावर समेत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। राजधानी रांची में मंगलवार सुबह ईडी ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई मुख्य रूप से राजवीर कंस्ट्रक्शन और अन्य बिल्डरों से जुड़े दफ्तरों व परिसरों की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम लालपुर थाना क्षेत्र और हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन से कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है। हालांकि अभी तक ईडी ने इस छापेमारी से जुड़े मामले या आरोपों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। स्थानीय सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेजों की जांच की है। साथ ही डिजिटल डाटा और लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई रही है। मौके पर ईडी अधिकारी तैनात है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह छापेमारी किस आर्थिक अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुड़ी है, लेकिन जांच के बाद इसकी पूरी जानकारी सामने आने की संभावना है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की कवायद, बायोगैस से रसोई को मिलेगा राहत। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में जल छाजन विकास समिति के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बायोगैस के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे रसोइयों घरों में धुएं की समस्या से राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार होगा। मंत्री ने ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद करते हुए बताया कि झारखंड सरकार जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मौजूद पदाधिकारी की उपस्थिति की समीक्षा की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आवास योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की बड़ी पहल, विभिन्न राज्यों में बनाए जाएंगे नियंत्रण केंद्र, मजदूरों को मिलेगी कई लाभ। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही। सरकार प्रवासी मजदूरों के हित के लिए झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के बाहर नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत 5 विभिन्न राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में प्रवासी कोषांग भी स्थापित किए जाएंगे। नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए 5 राज्यों के चयन के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 5 विभिन्न राज्यों में बनने वाले ये नियंत्रण केंद्र झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित में काम करेगा। नियंत्रण केंद्र की सहायता से प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा अगर कभी प्रवासी मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस परिस्थिति में राहत देने का काम करेगा। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना भी तैयार की है। इस योजना के तहत विदेशों से मुक्त कराए श्रमिकों और विदेश में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पृथक गांव पहुंचाया जाएगा। इस दौरान श्रमिकों को वापस लाने में रेल या वायुयान पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
झारखंड की वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एक भी अपील नहीं है पेंडिंग। वोटरों की संख्या भी 2,62,00,000। झारखंड के सभी 24 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां वोटर लिस्ट मतदाता सूची में संशोधन के लिए कोई अपील लंबित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी या DEO स्तर की बात हो या CEO मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की बात हो, किसी के समक्ष मतदाता सूची में संशोधन के लिए कोई अपील पेंडिंग नहीं है। कहने का आशय यह है कि झारखंड की मतदाता सूची से मतदाता समेत अन्य 100% संतुष्ट है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी BLO नियुक्त किया जाता है और हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट BLA नामित करने का अधिकार होता है। देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह वोटर बन सकता है। नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 एवं मतदाता सूची में प्रविष्टि में सुधार या बदलाव करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है। BLO द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद उस सूची पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा संशोधन करने के लिए अंतिम निर्णय लिया जाता है। CM हेमंत ने बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों से की मुलाकात, गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। इस क्रम में झारखंड सरकार को RCD स्पेनियल फुटबॉल क्लब से खेल विकास, विशेषकर फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया। यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल इकोसिस्टम झारखंड में खेल खासकर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस क्रम में स्टार्टअप मेंटरशिप, क्लीन एनर्जी, पर्यावरणीय स्थिरता, सप्लाई चेन, बायो फार्मास्यूटिकल, सेल विपणन, क्रिकेट टीम ओनरशिप, डीप टेक, B2B मार्केटिंग, लीगल, डेंटिस्ट्री और मेडटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए और झारखंड में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग देने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को झारखंड आने और राज्य में निवेश हेतु आमंत्रित किया है। झारखंड में बुधवार से चलेगी लू, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में गर्मी का पारा चढ़ चुका है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हैं। दोपहर होते ही हाल और अधिक बेहाल हो जाता है। भयंकर गर्मी से घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल से पूरे राज्य में लू चलने की प्रबल आशंका है। हीट वेव को लेकर राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में बुधवार 23 अप्रैल से लू चलने की आशंका जताई है। इस संबंध में पूरे राज्य के लिए बुधवार 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आसमान पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्व इलाके में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार भयंकर गर्मी के बाद एक बार फिर से झारखंड के मौसम में परिवर्तन होगा। 26 अप्रैल के बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि 27 अप्रैल को कई जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। हीट वेव के बाद अचानक मौसम परिवर्तन से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। रांची से होकर चलेगी पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन। 26 अप्रैल से शुरू होगा परिचालन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तमिलनाडु के पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। रांची समेत अन्य कई स्टेशनों पर भी यह ट्रेन का ठहराव होगा। पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी। 24 मई तक प्रत्येक शनिवार को ट्रेन पुतनौर से प्रस्थान करेगी। वहीं प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन बरौनी से प्रस्थान करेगी। देवेंद्र नाथ महतो ने की DC से मांग, बीट संख्या के आधार पर हो चौकीदार बहाली वरना आंदोलन होगा। झारखंड के गठन के 25 साल बाद पहली बार चौकीदार के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन रांची जिले में इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप लगने लगे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर झारखंड लोक राज्य कर्मचारी महासंघ
JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। देवेंद्र नाथ महतो ने यह ज्ञापन रांची के जिला नजारत उप समाहर्ता डॉक्टर सुदेश कुमार को सौंपा और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत रांची जिले में चौकीदार के रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। स्क्रूटनी के बाद 6,564 आवेदकों को योग्य पाया गया, जिनकी लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जानी है। इसके लिए राजधानी रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि कई आवेदकों के प्रवेश पत्र या तो डाउनलोड नहीं हो रहा या उनमें त्रुटियां पाई जा रही। देवेंद्र महतो ने दावा किया कि परीक्षा प्रक्रिया में सेटिंग गेटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चौकीदार बहाली में स्थानीयता का ध्यान रखते हुए बीट संख्या के आधार पर खतियानधारी मूल झारखंड वासियों को नियुक्त किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। देवेंद्र नाथ महतो ने प्रशासन से मांग की कि सभी योग्य आवेदकों का प्रवेश पत्र समय से निर्गत किया जाए और सभी तकनीकी त्रुटियों को परीक्षा से पहले सुधार किया जाए। बोकारो में ईडी की बड़ी कार्रवाई, वन जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। बोकारो वन जमीन घोटाले की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। बोकारो में हुए 100 करोड़ से ज़्यादा के वन जमीन घोटाले मामले में ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची सहित कई अन्य शहरों के करीब 1 दर्जनों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनमोहन कंस्ट्रक्शन ऑफिस, वन विभाग ऑफिस, निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय और इजहार हुसैन के आवास में छापेमारी की है। सरकारी कार्यालय में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा गया है। इधर रांची के लालपुर, बरियातू सहित बोकारो और रामगढ़ इलाके के कुछ जगहों पर छापेमारी हुआ है। रांची में कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इन दोनों के राजवीर कंस्ट्रक्शन पर ईडी छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दायरे में बोकारो में 74.38 एकड़ जमीन खरीदने वाले उमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। ईडी ने बोकारो जमीन घोटाले के सिलसिले में विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। बोकारो में संबंधित जमीन पर विवाद चल रहा। वन विभाग का यह दावा है कि जमीन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जबकि जमीन की खरीद बिक्री में शामिल लोगों का यह दावा है कि यह जमीन उसके पूर्वजों ने ब्रिटिश शासन के दौरान 1933 में सरकार द्वारा की गई नीलामी में खरीदी थी। झारखंड में प्रचंड गर्मी से जीना मुहाल, हीट वेव का अलर्ट जारी। झारखंड में चिलचिलाती धूप और उमस से जीना मुहाल हो गया है। बुधवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 23 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्म और उमस की स्थिति रह सकती है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 अप्रैल को भी ऐसी स्थिति रहने का अनुमान है। झारखंड में 25 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं लू का लहर देखने को मिल सकता है। 26 अप्रैल को भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी, उमस और लू के बाद झारखंड के मौसम में बदलाव दिखेगा। 26 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवाओं के झोंके के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 28 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। सरायकेला में 3 बहनों ने की अपनी नानी की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। सरायकेला जिले के सरायकेला नगर अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के पास बीते रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसके ही नतनियों ने कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका 65 वर्षीय सुमित्रा नायक बेगना डी की रहने वाली थी और अपनी बेटी रबीना खंडायत के घर आई हुई थी। इस बीच घर में पूजा के दौरान नातिन तनिषा और उसकी 2 नाबालिग बहन बीना और टीना ने तेज धार हथियार से अपनी नानी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब पिता अमर और मां रबीना बीच बचाव के लिए आई तो तीनों बहनों ने उन्हें भी पीट दिया। इतना ही नहीं, अपनी एक बहन को भी पीट कर घायल कर दिया। मृतक के बेटे दिलीप नायक ने बताया कि यह घटना रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुई है। पहले तो तीनों बहनों ने मामले को घरेलू विवाद बताकर मुझे और पुलिस को लौटा दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीण की सूचना पर मैं दोबारा पुलिस को लेकर आया, जहां पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही।
अब झारखंड के सभी सदर अस्पताल में मिलेंगे हर तरह की सर्जरी की सुविधा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। अब सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हर तरह की सर्जरी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए अप्रैल के अंत तक विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा, जबकि मई से ओपीडी और सभी तरह की सर्जरी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ निजी डॉक्टरों की सेवाएं भी लगाई जाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। निजी डॉक्टरों का चयन जिला अनुश्रवण समिति करेगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों के लिए 5 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें उपायुक्त, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अधीक्षक और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए जेपीएससी के माध्यम से कुल 777 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 116 मेडिकल पदाधिकारी और 661 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा एनएचएम के जरिए भी 219 डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। बालू तस्करी पर सख्त हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का संदिग्ध अफसरों की पहचान कर हो जांच। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में तेजी से फैल रहे अवैध बालू कारोबार और उससे जुड़े माफियाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि बालू की अवैध तस्करी न सिर्फ राज्य की नदियों के अस्तित्व को संकट में डाल रही, बल्कि पुलों और जनजीवन के लिए भी खतरा बनती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, जिससे प्रशासन और व्यवस्था की साख पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि रांची लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बालू की कालाबाजारी और तस्करी का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा। नदियों पर बनाए गए पुल और उसके आसपास के इलाके इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रहा, बल्कि यह पर्यावरण और आम जनजीवन से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। अब तक अकाउंट में नहीं आए 7,500 रुपये, तुरंत करें ये काम, हफ्ते भर में आ जाएंगे पैसे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को 3 महीने की राशि एक मुश्त 7,500 रुपये मिल चुके हैं। कई लाभुक को डीबीटी न होने या अन्य कारणों से होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अब उन लाभुक को भी योजना की राशि दी जा रही है। लेकिन कई लाभुक ऐसे हैं जिनके खाते में अभी भी बकाया राशि नहीं पहुंची है। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको कुछ काम जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप इन कामों को पूरा करेंगे, उतनी ही जल्दी पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना के लाभुक द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही। ऐसे में अगर आपके किसी एक दस्तावेज में कोई एक छोटी सी भी गलती पाई जाती है तो आपको सीधा योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद ना तो आपको 7,500 रुपये मिलेंगे, ना ही आगे भविष्य में कभी आपको योजना की राशि मिलेगी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप अपने सभी दस्तावेजों, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि की गहनता से जांच कर ले। इस दौरान अगर आपको दस्तावेजों में कोई भी गलती नजर आती है तो जल्द से जल्द उस गलती को सुधार करवा ले। इसके अलावा अगर आपने अब तक भी अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो जितनी जल्दी हो सके डीबीटी और लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर ले। इन सभी कामों को पूरा करने के लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। 2017 से लंबित रिम्स चिकित्सकों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त। वर्ष 2017 से रिम्स चिकित्सकों की लंबित प्रोन्नति का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी तरकीब निकाल ली है। पूर्व में दी गई प्रोन्नति की संतुष्टि के लिए विभाग ने सब प्राध्यापक के 34 एवं प्राध्यापक के 16 छाया पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मालूम हो कि रिम्स में चिकित्सकों की प्रोन्नति को लेकर पिछले कई वर्षों से उपाधोह की स्थिति बनी हुई है। कनीय चिकित्सकों को प्रोन्नति के बाद वरीय पद पर पदस्थापित चिकित्सकों को प्रोन्नति नहीं मिलने से असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर रिम्स के चिकित्सक कई बार सरकार और विभाग के सामने अपनी आपत्ति जता चुके हैं। विधानसभा में भी चिकित्सकों की प्रोन्नति को लेकर कई बार मामला उठा था। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव में कहा गया कि रिम्स रांची एक स्वायत्त शासी संस्था है जो रिम्स अधिनियम 2002 एवं
रिम्स विनिमय 2014 द्वारा शासित है। साधारणतः रिम्स के प्रशासनिक विशेषज्ञों का निर्णय लेने के लिए रिम्स शासी परिषद सक्षम है। शासी परिषद की स्वीकृति के आलोक में वर्ष 2017 में 34 सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। उक्त प्रोन्नति से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा था, क्योंकि सभी प्रोन्नत चिकित्सक पूर्व में ही प्रोन्नत पद से समान अथवा इससे अधिक का वेतनमान DSCP के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, भाजपा ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। पिछले दिनों करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या का मामला अब तक राजनीतिक रंग ले रहा। भाजपा इस मामले में राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में जनता अब भय के माहौल में है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन विदेश जाकर बंसी बजा रहे हैं। जमशेदपुर में पिछले दिनों MGM थाना क्षेत्र के बालीगुमा में क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या मामले में अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान में केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि आए दिन राज्य में अलग अलग शहरों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है, झारखंड में निवेशकों को लाना चाहते हैं, लेकिन जब हालात ऐसे होंगे तो निवेशक कैसे आएंगे, जबकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री का है और अपराध पर लगाम लगाना उसके ही हाथों में है। राज्य में बढ़ते अपराध से नहीं लगता कि निवेशक यहां आएंगे। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव गए विदेश, यहां सचिवालय में पसरा है सन्नाटा। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, MDI बिल्डिंग समेत झारखंड सरकार के अन्य सचिवालय में सन्नाटा पसरा है। विभाग में ना तो काम को लेकर अधिकारी कर्मचारी में कोई जोश या जज्बा दिख रहा और ना ही कोई जिम्मेदारी का भाव या भय है। टेकन फॉर ग्रांटेड के तौर पर सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी काम करते दिख रहे। पूछने पर सीधा और साफ जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं होगा। न किसी नई योजना को लेकर विभागों में चर्चा है और न ही सरकार का किसी योजना को पूरा करने का दबाव है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ली गई योजनाओं की खाना पूर्ति करना सचिवालय कर्मियों की एकमात्र जिम्मेदारी दिखती है। उसी काम को पूरा करने में दिन भर का समय खत्म हो रहा। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही सचिवालय में यह माहौल दिखने लगा था, लेकिन मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर जाने के बाद सचिवालय में ना काम का भाव और गाढ़ा हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जाने वाले 11 सदस्यीय टीम में राज्य के सभी आला अधिकारी भी शामिल है। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के अलावा उद्योग सचिव, उद्योग निदेशक व अन्य अधिकारी इसमें प्रमुख है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार 7 मई तक छुट्टी पर है। इसी तरह कुछ और भी अधिकारी लंबी छुट्टी पर है। अडानी ACC सीमेंट फैक्ट्री में फिर उठा बहाली का मुद्दा, सांसद ने दी 24 को बंदी की चेतावनी। धनबाद स्थित अडानी ACC सीमेंट फैक्ट्री में वर्ष 2020 में हटाए गए 20 अस्थायी और 2 अस्थायी कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इसे लेकर एटक से जुड़ी यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय सचिव और धनबाद के सांसद ठुल्लू महतो ने 9 अप्रैल को फैक्ट्री के प्लांट निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद महतो ने साफ कहा कि 23 अप्रैल तक सभी बर्खास्त कर्मियों को फिर से काम पर लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समय सीमा तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 24 अप्रैल को फैक्ट्री के संचालन को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। सांसद ने यूनियन और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि 24 अप्रैल की प्रस्तावित बंदी को पूरी ताकत से सफल बनाया जाए। इससे फैक्ट्री प्रबंधन और यूनियन के बीच तनाव की स्थिति बनती दिख रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम के पक्ष में बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान, लोगों को बताएगी इसकी खासियत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम सहित कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम की खासियत जनता के बीच पहुंचाने का निर्णय लेते हुए कार्यकर्ता और नेताओं को इसके बारे में
विस्तार से बताया। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास भी मौजूद थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा पहुंची धनबाद। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी पर बरसी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी करने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही। कांग्रेस इसे अब नेशनल मुद्दा बनाकर देश भर में अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा धनबाद पहुंची है। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान सोनिया और राहुल पर लगे आरोपों पर सफाई दी। डॉली शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ईडी को लगाया गया है। नेशनल हेराल्ड को लेकर उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई हेराफेरी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जब पीएम मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया तब ईडी को लगाकर भाजपा सरकार ने नेशनल हेराल्ड केस का मामला दोबारा खोला गया। पेयजल घोटाला के आरोपी संतोष को एसीबी कोर्ट से मिली बेल। फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न चेक के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से 23 करोड़ रुपए निकालने के आरोपी पीएचईडी के कैशियर संतोष कुमार को बेल मिली है। रांची एसीबी की विशेष अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वाईके सिंह की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। संतोष ने अपनी जमानत की गुहार लगाते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संतोष कुमार 10 अप्रैल 2024 से जेल में बंद था। रांची पुलिस ने संतोष को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उस पर जल एवं स्वच्छता स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल की कार्यशैली एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो के नाम से फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न चेकों के माध्यम से करीब 12 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि धोखाधड़ी से फर्जी खाते में हस्तांतरित करने का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान उसकी निशानदेही पर 51 लाख रुपए बरामद किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर सदर थाना में वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड के इन सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत, नहीं होगी वेतन की वसूली, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा और निजी सहायक संवर्ग के अधिकारियों के लिए अधिक वेतन की वसूली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 26 जून की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने राज्य सरकार के वसूली संबंधी संकल्प पर रोक लगाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय कि प्रार्थी चंद्रभूषण कुमार, अश्विनी कुमार लाल, विजय कुमार, मनोज कुमार झा, सुरेश कुमार दास, प्रमोद कुमार व अन्य अधिकारियों की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों ने अधिक वेतन के नाम पर वसूली संबंधी सरकार के आदेश को गलत बताते हुए चुनौती दी है। रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने ली न्यायालय की शरण, कास्ट सम्मान के लिए गया कोर्ट। रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि जो आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर उनसे रिम्स गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में या उसके बाद भी इस्तीफा देने को कहा गया होता तो वह बिना 1 मिनट भी गवाए रिम्स निदेशक के पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन जिन आरोपों के साथ उन्हें अपमानित करके पद से हटाया गया है, ऐसे में उनके पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि अगर उन लोगों ने पहले बोल दिया होता तो वह स्वयं इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा कि जीवन भर सही काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया और न ही कभी गलत तरीके से पैसे कमाए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बात भी रखने का समय नहीं दिया गया, प्रूफ रखने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आरोपों के साथ जाना उन्हें मंजूर नहीं है, ऐसे में वह न्यायालय की शरण में आए हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका के साथ कई प्रमाण भी संकलन किए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, शक्ति दुबे ने किया टॉप। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार 22 अप्रैल को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है। हर्षिता गोयल दूसरे और डोंगरे अर्चित पराग तीसरे स्थान पर है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए साक्षात्कार दौर 7 जनवरी को शुरू हुआ और 17 अप्रैल को समाप्त हुआ। इस बार यूपीएससी ने आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ग्रुप ए और बी सेवाओं की नियुक्ति के लिए 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें सबसे अधिक 335 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से चुने गए हैं। इसके बाद ओबीसी श्रेणी से 318 उम्मीदवार हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।